Right, good morning students. Welcome back to another lecture of excretion and osmolar regulation. Right. So in the last class, if you remember, which we have already completed the structure of nephron, the types of nephron, and also the modification of the nephron. Right. So a quick recap of what we did in the last class. We started up with the types of nephrons. Types of nephrons when we spoke about two types of nephrons. That is juxtaglomerular nephron and cortical nephron. Juxtaglomerular nephrons are seen in Adha it is seen in the cortex and Adha it is seen in the medulla. Whereas cortical nephrons are completely seen in the cortex. ठीक है, बाकी का major differences हमने बात कर लिया था. It is the It is the juxtamedullary nephrons which are associated with concentration of the urine, whereas cortical nephrons are associated with dilution of the urine. Right? इसी के साथ हमने बात किया था with respect to modifications of the nephron. At certain areas we spoke about there is an apparatus, there is a cellular organization which is being formed, and that is called as juxtaglomerular apparatus, JGA. JGA के दो मेजर कंपोनेंट क्या है? मैक्यूला डेंसा एंड juxtaglomerular cells. मैक्यूला डेंसा क्या है? They are the epithelial cells of the DCT. They are the epithelial cells of the DCT which are in contact with the afferent arteriole. ये वो cells है जो cuboidal से columnar बन गए हैं. ठीक है? Because they were in contact with the afferent arteriole. Whereas juxtaglomerular cells are the smooth muscle cells of afferent arteriole. कल ही बात कर लिया था, एग्जाम में एफरेंट आ सकता है, इफरेंट आ सकता है, एफरेंट डिफरेंट दोनों आ सकता है. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद रिस्पेक्ट टू एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, तो एफरेंट आर्टेरियोल समझ गया, juxtaglomerular cells समझ गए. juxtaglomerular cells की तीन मेजर हार्मोनल फंक्शंस हमने बात किए थे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज रेनिन, सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एरिथ्रोपोएटिन एंड थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज कैल्सिफेरॉन. ठीक है बेटा. सो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज micturition. The next topic. इसके बाद हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे और ब्लड सप्लाई के बाद इन दी नेक्स्ट क्लास वी टॉक अप विद रीनल फिजियोलॉजी. ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी मतलब टेक्निकली हम लोग बात करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट मिक्चुरेशन. अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड? ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो. सो मिक्चुरेशन कैन बी रेफर्ड टू एज एक्ट ऑफ यूरिनेशन. It can be referred to as act of urination, or it can also be referred to as feeling of urination. है ना? मतलब this is that particular condition. मस्त एसी वाले रूम में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, थिएटर में एसी वाले रूम में बैठे हो, वेट करते हो कि इंटरवल कब आए. राइट, मतलब आई एम टेक्निकली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं तो इंटरवल तक पानी भी नहीं पीता, बिकॉज वही है कि मूवी के बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है. राइट, सो इट इज एंड दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, एवरीवन ऑन दिस पर्टिकुलर फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. एंड स्मार्ट मैकेनिज्म ये है बेटा कि हम अडल्ट लोगों के पास ये एबिलिटी है टू कंट्रोल द यूरिन, टू कंट्रोल द एक्ट ऑफ यूरिनेशन. That is feeling of micturition. So अब हम बात करेंगे with respect to types of micturition. So types of micturition में बेटा दो टाइप के हैं. micturition मतलब समझ गया आपको? तो micturition दो टाइप के हैं. एक होता है voluntary micturition और एक होता है involuntary micturition. ठीक है, वॉलंटरी मिक्चुरेशन एंड इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन. अब वॉलंटरी मिक्चुरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर यू डिसाइड टू यूरिनेट. मतलब स्कूल टाइम में हम प्रॉपरली रिसेस में ही जाते थे, है ना, बीच में हम परेशान नहीं करते थे, है ना. प्रॉपरली जो ब्रेक मिलता था हम ब्रेक में ही जाकर वॉलंटरीली जाकर मिक्चुरेट, वी यूज्ड टू यूरिनेट. राइट, ये होता है वॉलंटरी यूरिनेशन. सो वॉलंटरी यूरिनेशन इज नॉट ड्यू टू कंप्लीट फिलिंग ऑफ द ब्लैडर. समझ में आ गया बेटा? इट इज नॉट ड्यू टू कंप्लीट फिलिंग ऑफ द ब्लैडर. मतलब टेक्निकली आपकी ब्लैडर फुल नहीं है,
आपकी ब्लैडर फुल नहीं है, बट कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से आपको यूरिनेशन की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो आपका ब्लैडर फुल नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूरिनेट। ठीक है, आप ब्रेक टाइम्स में जाकर यूरिनेट कर सकते हो। इमेजिन करो कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, है ना, और वहां पे वो रुकाता बोलते हैं कि 10 मिनट के लिए रुकी थी, वहां पे आपको वी डोंट गेट द फीलिंग, बट स्टिल जितनी भी हमारी ब्लैडर फुल हुई है हम उसको एम्प्टी कर लेते हैं। सो दैट इज वॉलंटरी टाइप ऑफ मिक्चुरेशन। व्हाट इज इनवॉलंटरी टाइप ऑफ मिक्चुरेशन? ये वो टाइप का मिक्चुरेशन यू वेट, कभी घंटी बजेगी, कभी मैं बाहर जाऊंगा क्लास के, यू टेक्निकली वेट, है ना, मतलब आपको बहुत, योर ब्लैडर इज कंप्लीटली फुल एंड यू कैन फील दी, आपको यूरिनेशन की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बट यू आर कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग। क्यों? क्योंकि मूवी का इधर मूवी का क्लाइमैक्स है, या फिर लेक्चर एंड होने वाला है और 2 मिनट में भी ब्रेक है, या फिर टीचर बहुत खूंखार है, आपको टॉयलेट करने नहीं देगा। सो ऐसे कंडीशंस अगर रहे तो you can experience that strong feeling of micturition. So that is involuntary type of micturition. ये जो अपने आप आता है because of feeling of the bladder. ये जो voluntarily है, it is not due to feeling of the bladder. But अगर मेरे को एक चीज बताओ बेटा, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में जो मैंने बनाया है, this is your detrusor muscle. Detrusor muscle, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर बनाया हमने, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमने जो बनाया ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, दिस इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड दिस इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है बेटा, और ये जो हमने डॉट्स बनाए हैं, दैट इज दी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ओके, सो वॉलंटरी मिक्चुरेशन में टेक्निकली आई टोल्ड यू कि voluntary micturition is controlled. It is controlled by corticospinal tract. It is controlled by corticospinal tract. ठीक है, एक स्पेशल टाइप के नर्व्स है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के नर्व्स काम करते हैं, सोमैटिक नर्व्स काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के नर्व्स काम करते हैं, दोस नर्व्स आर रेफर्ड टू एज पुडेंडल नर्व, पुडेंडल नर्व। ठीक है, अब होगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हम यहाँ पे। अब ये मसल्स है, कौन से मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है ड्यूरिंग यूरिनेशन, कौन से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, कौन से मसल्स को रिलैक्स होना है, कॉमन सेंस बता रहा हूं। ठीक है, कि पुडेंडल नर्व क्या करेंगे, पुडेंडल नर्व इंपल्सेस भेजेंगे टू द डिट्रूजर मसल, इंपल्सेस भेजेंगे टू द एक्सटर्नल इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहां से इंपल्सेस आएगा फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, अब जब इंफॉर्मेशन आएगा, सो मेरे को एक चीज बताओ कि यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा या रिलैक्स होना पड़ेगा? दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैडर अंदर है, ब्लैडर के अंदर यूरिन है, सो ब्लैडर के इंटरनल मसल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, द यूरिन विल बी पुश्ड आउट। ठीक है, सो ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वेयरएज अगर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, क्या यूरिन पास होगा? क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टेड रहे तो यूरिन बंद रहेगा, तो यूरिन तो भरा हुआ ही होगा, राइट? सो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ यूरिनेशन, detrusor muscle should contract. Detrusor muscles should contract. ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर should relax, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर should relax. ठीक है, ये भी रिलैक्स होना पड़ेगा, ये भी रिलैक्स होना पड़ेगा। दैट इज व्हेन
यहां से यूरिन फ्लो होगा टू दी आउटसाइड बॉडी, ठीक है। सो पुडेंटल नर्व जो है it carries signals for contraction and relaxation of the detrusor muscle, relaxation of external and internal sphincters, ठीक है। सो वॉलेंटरी मिक्चुरेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है इनवॉलेंटरी मिक्चुरेशन। अब इनवॉलेंटरी मिक्चुरेशन एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अचानक से अगर बहुत ज्यादा आप डर जाते हो तो अचानक से लॉट ऑफ पीपल, कभी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी ने अगर बहुत ज्यादा डांट दिया, इफ दे आर एक्सट्रीमली स्कैर्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली अगर बहुत ज्यादा डर गए हैं तो कुदरत का करिश्मा फेल हो जाता है। सो दे रियली कांट कंट्रोल दी नेचर्स कॉल, और हो गई, गलतियां हो जाती है, राइट। सो बोलने का मतलब ये है कि इनवॉलेंटरी मिक्चुरेशन इज अ प्रॉब्लमैटिक कंडीशन, राइट। ये इनवॉलेंटरी मिक्चुरेशन जो है, देखो वॉलेंटरी मिक्चुरेशन वी हैव लर्नड इट, इनवॉलेंटरी मिक्चुरेशन की फीलिंग जो है ऑटोमेटिकली आती है और चले जाती है, राइट। आपको मैंने ये पहले भी बताया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्स। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? बचपन में छोटे बच्चों को मदर्स दे टीच हाउ टू यूरिनेट, वॉलंटरली यूरिनेट। सो घर के बाहर उनको खड़ा करते हैं, घर के बाहर खड़ा करने के बाद उनके पैर पर ठंडा पानी डालते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इम्पल्स, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर cold impulses, cold stimulus, your bladder contracts, and जब bladder contract होगा तो urine will be pushed। अब जब urinary bladder contract होगा तो ये दोनों जो muscles हैं they will relax and the urine will pass। So voluntary micturition हम ऐसे सिखाते थे बच्चों को, ठीक है। But involuntary micturition अपने आप, अगर आप बहुत ज्यादा डर जाते हो तो आपको urination की feeling आती है, and when you are out of that particular condition आपकी urination की feeling चली गई, मतलब where did the urine go? Did it go back to the kidney? No, right? So अचानक से ऐसा क्या होगा कि यूरिनेशन की फीलिंग चली गई, right? So that is what we will be understanding in this particular section, ठीक है। अब involuntary micturition जो है, it is under the control of, किसके कंट्रोल में होगा? ये somatic neural system के कंट्रोल में है। ये किसके कंट्रोल में होगा बेटा? It is under the control of autonomic nervous system। It is under the control of autonomic nervous system। अब autonomic nervous system के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, करेक्ट। So what are the two parts of autonomic nervous system? पहला पार्ट क्या है बेटा हमारा? sympathetic nerves। sympathetic nerves। दूसरा पार्ट क्या है बेटा हमारा? parasympathetic nerves। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब आपको ये चीज याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगे? दे कॉज फिलिंग ऑफ द ब्लैडर। सिंपैथेटिक नर्व्स विल कॉज फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, whereas parasympathetic will cause emptying of the bladder। ठीक है बेटा, फिलिंग ऑफ द ब्लैडर और एम्प्टीइंग ऑफ द ब्लैडर। अब अगर ये फिलिंग ऑफ द ब्लैडर कंटिन्यू कर रहा है, मैं तो बताओ, मैं आपको क्या बता रहा हूं? फीलिंग ऑफ यूरिनेशन कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग यूरिनेशन की फीलिंग आ रही है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंपैथेटिक नर्व्स ब्लैडर को फिल कर रहे हैं। तो अगर ब्लैडर फिलिंग हो रहा है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस डज द detrusor muscle will it have to relax or contract? कॉमन सेंस लगाओ बेटा कि यूरिन को अगर ब्लैडर से पास करना है तो दी ब्लैडर मसल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द यूरिन विल ट्रिकल डाउन। बट अगर ब्लैडर फिल हो रहा है सो द मसल्स विल हैव टू रिलैक्स टू अकोमोडेट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो यूरिन अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, सो द detrusor मसल्स रिलैक्स, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? फिलिंग ऑफ द ब्लैडर कॉज करेगा, बट अगर ब्लैडर को फिल करना है तो मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये मसल्स रिलैक्स है तो ये दोनों मसल्स दैट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे और यहाँ पे ब्लैडर भरेगा, करेक्ट,
कंटिन्यूसली ब्लैडर फिल हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, सो द ब्लैडर का साइज, वॉल्यूमिक कैपेसिटी इंक्रीजेस. इफ द ब्लैडर एक्सपैंड्स, there are stretch receptors. If the bladder expands, there are stretch receptors which will take up impulses to the spinal cord. अब spinal cord से impulses आएंगे, motor impulses आएंगे. Sensory impulses कौन लेके जा रहा है बेटा? Stretch receptors. ठीक है, stretch receptors. और motor impulses जो आएगा, अब motor impulses in this particular case, for the case of sympathetic nervous system, for the case of sympathetic nervous system, ये impulses गए, इसको रिलैक्स होना पड़ेगा क्योंकि ब्लैडर फिल हो रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा बेटा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. अगर ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, दैट इज व्हेन इफेक्टिवली ब्लैडर फिल होगा. व्हाट विल हैपन इफ ऑल ऑफ देम आर रिलैक्स्ड? ब्लैडर भी फिल हो रहा है, ये दोनों भी रिलैक्स्ड है, मतलब यहां से यूरिन आ रहा है और डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, राइट? सो दैट डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज़ ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, दैट इज व्हेन द ब्लैडर विल एक्सपैंड एंड यू विल गेट अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग ऑफ यूरिनेशन. समझ में आ गया बेटा? तो क्या क्या किया उसने? सिंपैथेटिक नर्व्स ने क्या किया? फीलिंग ऑफ द ब्लैडर कॉज किया है, एंड फीलिंग ऑफ द ब्लैडर में और एक चीज वो कर रहा है, दो चीज वो कर रहा है. इट इज कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज कॉजिंग रिलैक्सेशन. ठीक है, किसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वो? किसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है? इट इज कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है बेटा, हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर लिख रहे हैं, इट इज जस्ट रिटन. ठीक है, टेक्निकली एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है स्केलेटल मसल है और स्केलेटल मसल को एएनएस के नर्व्स नहीं जा रहे, स्केलेटल मसल्स को पुडेंटल नर्व जा रहा है. सो स्केलेटल ये हमारा मिल है, ठीक है, यूरिनेट करना ये हमारा मिल है टेक्निकली. सो इट इज those impulses come from the pudendal nerve. अब लिखने के टाइम हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर दोनों लिखते हैं, बट स्पेसिफिकली एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं, उसकी रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्सेस जो आएगा दैट इज कमिंग फ्रॉम द पुडेंटल nerve. वेरी क्लियर बेटा? ठीक है, तो व्हाट इज इट कॉजिंग? इट इज कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है, but it is causing relaxation of detrusor muscle. Very clear? तो effectively फिर feeling of urination की feeling आएगी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? emptying of the bladder. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंडीशंस को नॉर्मलाइज करता है. कंडीशंस नॉर्मल कब होंगे? जब ब्लैडर फिल नहीं रहेगा, ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलस ही नहीं ले पाएंगे. करेक्ट? तो एम्प्टीइंग ऑफ द ब्लैडर अगर हो रहा है, ब्लैडर को एम्प्टी करना है, अब इस कैन आई से एग्जैक्टली उल्टा होगा. अगर ब्लैडर को एम्प्टी करना है तो ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. ठीक है, ब्लैडर के मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स होना पड़ेगा. करेक्ट बेटा? ठीक है, तो ये भी हम दो सेक्शन में पढ़ेंगे. What does it do? It causes contraction. It causes relaxation. ठीक है, emptying of the bladder में contraction किसका होगा बेटा? contraction होगा detrusor muscle. relaxation किसका होगा बेटा? sphincters का. ठीक है, so quickly revising what we did in micturition. What are the questions expected from your exam point of view? Questions expected है कि what does sympathetic nerve और what does sympathetic nerve cause? ठीक है, sympathetic nerve, ये तीन ऑप्शन आराम से बन जाएंगे. या फिर वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे which of the following is false with respect to sympathetic nervous system. और वो आपको ऑप्शन दे देंगे. It causes contraction of only external, it causes contraction of sphincters, it causes contraction of detrusor muscle, it causes contraction of
इट कॉजेज, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देंगे, 2 ऑप्शंस तो हमने बना लिए, ऐसे ही वो 4 ऑप्शंस घुमा फिरा कर दे देंगे। ठीक है, सो अगेन क्विकली रिवाइजिंग, ये किसके लिए हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बात करूं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होगा। क्लियर? सो ये जो है जिसमें हम मार्क करके लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट दी पुडेंटल नर्व, पुडेंटल नर्व। ठीक है, अगेन ये डायग्राम इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जनरली आता है, एक क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे बुक्स में डिस्कस किया गया है कि व्हाट विल हैपन इफ दी स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर लॉस्ट। ऐसा जनरली होता है, देखो छोटे बच्चों को इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन हो रहा था, मतलब टेक्निकली दे डिड नॉट हैव दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, जैसे ही इंसान बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में भी दी पीपल लॉस्ट द एबिलिटी, ओके, माय मिस्टेक, इट इज people lose the ability of voluntarily micturating, right? So in that particular case क्या हो रहा है बेटा कि the control over the external irregular sphincter is completely lost. Control over the external irregular sphincter is completely lost. अब क्या होगा if the stretch receptors are completely removed? क्या होगा अगर stretch receptor निकल गए तो क्या हो सकता है? Stretch receptor अगर निकल गए, let's say for example, so there will be no sensory stimulus taking place. अगर सेंसरी स्टिमुलस जाएगी ही नहीं, सेंसरी स्टिमुलस जाएगी ही नहीं तो मोटर स्टिमुलस कैसे आएगा? राइट? सो इन अदर वर्ड्स जो भी ब्लैडर में टेक्निकली जो भी ब्लैडर में फिल हो रहा है, these two muscles will not get the motor stimulus. ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है कि अगर all the stretch receptors of the bladder are removed, what will happen to the micturition? The micturition will completely, act of micturition will completely stop, है ना? यूरिनेशन की फीलिंग ही नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना बेटा? यूरिनेशन की फीलिंग नहीं आएगी, जैसे जैसे आप पानी पी रहे हो नीचे से खाली होते जा रहा है। ठीक है, बिकॉज स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एब्सेंट रहेंगे तो सेंसरी स्टिमुलस जाएगा नहीं, सेंसरी स्टिमुलस जाएगा नहीं तो मोटर स्टिमुलस आएगा नहीं। मोटर स्टिमुलस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। मोटर स्टिमुलस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? एम्प्टीइंग ऑफ द ब्लैडर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बोल रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो और टेक्निकली वही है, अगर ये भी अगर इमेजिन कर लो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है और उसमें भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स सारे डैमेज हो गए हैं, सो व्हाट विल हैपन? ब्लैडर फिल तो होते जाएगा, देयर इज नो मोटर स्टिमुलस कमिंग फ्रॉम दीस टू मसल्स, सो ये भी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, तो मिक्चुरेशन विल स्टॉप, मतलब फीलिंग ऑफ यूरिनेशन नहीं होगा। ओके, मिक्चुरेशन विल स्टॉप, यूरिनेशन विल कंटिन्यू। इंसान यूरिनेट करते रहे इफेक्टिवली कर पाएगा, बट वो जो एक्ट है, वो कंट्रोलिंग एबिलिटी है, वो फीलिंग है, मिक्चुरेशन विल कंप्लीटली बी लॉस्ट। ठीक है बेटा, तो इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन ये आपको समझ गया। आपको इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? इट कॉजेस फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, इट कॉजेस फिलिंग ऑफ द ब्लैडर एंड इट कॉजेस एम्प्टीइंग ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, चलो, दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी ब्लड सप्लाई। ओके, ब्लड सप्लाई टू दी किडनी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको ये चीजें याद करनी है बेटा। ठीक है, अब सिलेबस का पार्ट तो हम वो कर लेंगे, इज दैट राइट? चलो, हम क्विकली इरेजिंग दिस मच पार्ट। फिर हम उसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन बिफोर वी स्टार्ट विद रीनल फिजियोलॉजी, हम रीनल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा स्लो लेकर चलेंगे। ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत जाती है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वंस वी कम बैक फ्रॉम दिस लॉकडाउन फेज we might also take up a quick revision of this particular chapter, और जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस है वो हम we will make sure, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that you may remind me of all of that. ठीक है बेटा, once we come back just keep praying that this corona crisis gets over and we can get back to our work.
ऑल राइट, चलो अब बात करते हैं रिस्पेक्ट टू ब्लड सप्लाई टू दी किडनी। ब्लड सप्लाई टू दी किडनी, वो आपके नोट्स में डायग्राम होगा, नोट्स में जो डायग्राम होगा वो शायद से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एंड देन यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू दी किडनी, ओके। तो ब्लड किडनी में एंटर कैसे करता है, कौन से ब्लड वेसल से एंटर करता है और कौन से ब्लड वेसल से एग्जिट करता है, ठीक है। सो वी नो वन पर्टिकुलर ब्लड वेसल जो एंट्री करता है, दैट इज रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी एंट्री करता है, रीनल वेन एग्जिट करता है। सो वी विल स्टार्ट अप विद समथिंग कॉल्ड एज रीनल आर्टरी, ठीक है। अब यही रीनल आर्टरी, दिस रीनल आर्टरी विल ब्रांच आउट to form segmental artery, ठीक है। This will branch out to form segmental artery। अब ये segmental artery आपको मतलब रीनल आर्टरी के ब्रांचेस, जो segmental artery जो है, segmental artery आपको कहां पे दिखेगा बेटा, it is seen in the pelvis region, ठीक है। अब ये segmental artery will again branch out to form interlobar artery, interlobar artery। अब ये इंटरलोबर आर्टरी कहां पे होगा, इंटरलोबर आर्टरी विल बी, लिखते हैं पहले हम ये पूरा लिख लेंगे, फिर हम लोग इसके कहां पे वो प्रेजेंट होगा वो लिखते हैं, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी के बाद आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी के बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद देयर इज एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से इट विल गो टू बी ग्लोमरुलस, glomerulus it will go into the efferent arteriole, efferent arterioles it will go into the peritubular capillary network, peritubular capillary network, पेरिटिकुलर कैपिलरी नेटवर्क से कुछ बनेंगे वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा विल अगेन यूनाइट टू फॉर्म इंटरलोब्यूलर वेन, इंटरलोब्यूलर वेन से इंटरलोब्यूलर वेन से इस एग्जैक्ट इसका उल्टा, इंटरलोब्यूलर वेन से आर्क्यूएट वेन, आर्क्यूएट से इंटरलोबार, इंटरलोबार से सेगमेंटल, सेगमेंटल वेन, इंटरलोबार वेन, सेगमेंटल से रीनल वेन, ठीक है। तो यहां पे अनफिल्टर्ड ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड, और यहां से जो एग्जिट करेगा वो फिल्टर्ड ब्लड। चलो हो गया, again once again everyone is with me। so we started up with renal artery, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल से इंटरलोबार, इंटरलोबार से आर्क्यूएट, आर्क्यूएट से इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर से एफरेंट, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से पेरिटिकुलर कैपिलरी नेटवर्क, वाजा रेक्टा, इंटरलोब्यूलर वेन, आर्क्यूएट वेन, इंटरलोबर वेन, सेगमेंटल वेन एंड रीनल वेन, ठीक है बेटा। अब रीनल वेन, रीनल आर्टरी कहां पे एंटर कर रहा है, इट एंटर्स एट हाइलम, हाइलम हमने डिस्कस कर लिया है।
सेगमेंटल आर्टरी आपको कहां पे दिखेगा? इट विल बी सीन इन दी पेल्विस रीजन, इट विल बी सीन इन दी सेंट्रल पेल्विस रीजन। इंटरलोबार आर्टरी किसके बीच में होगा? इट विल बी सीन बिटवीन पिरामिड्स, इट विल बी सीन बिटवीन पिरामिड्स, ठीक है। आर्क्यूएट आर्टरी कहां पे होगा? आर्क्यूएट आर्टरी सीन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। देखो नाम बता रहा है आर्क्यूएट, एक आर्क के जैसे बनेगा, ठीक है, आर्क्यूएट आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी इज इनसाइड दी पिरामिड। एफरेंट आर्टरियोल enters the nephron, ठीक है। Efferent arteriole exits the nephron, ठीक है। पेरिटिकुलर कैपिलरी नेटवर्क कहां पे होगा? आपको पता ही है। वाजा रेक्टा कहां पे होगा? अराउंड एलओएच, ठीक है। इंटरलोबार वही सेम, आर्क्यूएट वेन वही सेम, इंटरलोबुलर वही सेम, सेगमेंटल वही सेम, ठीक है बेटा। चलो एक क्विक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, और वो डायग्राम से समझते हैं। अगेन दिस इज द रफ डायग्राम व्हिच आई एम ड्राइंग। इसके बीच में हम बनाएंगे पिरामिड्स, ठीक है। ये रीनल वेन एंट्री, रीनल आर्टरी एंट्री करना है। दिस रीनल आर्टरी विल ब्रांच आउट, इट विल ब्रांच आउट टू फॉर्म, ये जो है दैट इज योर सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद इंटरलोबार, यही इसका ब्रांच, एक ब्रांच जो है इंटरलोबार के बीच में होगा, मतलब दिस इज योर इंटरलोबार। इंटरलोबार के बाद इट विल बी आर्क्यूएट, ये दिख रहा है आपको इसी का एक ब्रांच, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में आर्क के जैसे बन रहा है। आर्क्यूएट के बाद यू हैव इंटरलोब्यूलर, जो इसके अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। इंटरलोब्यूलर के बाद एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद यू हैव वाजा रेक्टा, दिस आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, तो हम इसको डायग्राम में लेबल नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरलोब्यूलर वेन की बात करेंगे। इंटरलोब्यूलर वेन्स आर दोज व्हिच विल अराइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंट्रल रीजन, दे विल अराइज फ्रॉम द सेंट्रल रीजन। और इंटरलोब्यूलर वेन के बाद आर्क्यूएट वेन होगा बेटा, वैसे ही इसी के पैरेलल में, ठीक है। आर्क्यूएट वेन के बाद इंटरलोबार वेन होगा, और यही इंटरलोबार वेन विल जॉइन बैक टू सेगमेंटल, और सेगमेंटल से ही बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन, ठीक है। तो अब इसको नंबर करते हैं। सो वी स्टार्टेड अप दिस एज 1, इसको इसी को डायग्राम में लेबल करेंगे बेटा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, तो आपको ये मेजर डायग्राम में दिखेगा नहीं, ठीक है। विल स्टार्ट अप विद 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8 एंड 9 and 10, ठीक है। सो वी हम ट्राई टू लेबल देम। सो वी स्टार्टेड अप विद 1, दैट इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी अंदर चला गया, पेल्विस में आ गया, ये मेरा 2 है, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद यही इसी का एक ब्रांच दोनों के बीच में जाता है, इट गेट्स इनटू बिटवीन दी लोब्स, सो दिस इज योर थर्ड, दैट इज इंटरलोबार आर्टरी। इसी का एक ब्रांच आर्क्यूएट आर्टरी बनता है, और इसी के ये आर्क्यूएट आर्टरी का ही ब्रांच इंटरलोब्यूलर बनता है, ठीक है। अब 6th वाला, सो इंटरलोब्यूलर, ये बाहर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज योर 6th, ठीक है। आर्क्यूएट इज योर 7th, एंड आर्क्यूएट के बाद इंटरलोबार, ये आपका 8, ये आपका 9th, और ये आपका 10th। Is that very clear? So this is the complete blood flow to the kidney. इसमें एक सेक्शन आपको याद करना है, there is something called as Ludwig shunt, ठीक है। अब Ludwig shunt क्या होता है? In certain cases, afferent arterioles जो unfiltered, afferent arteriole कौन सा ब्लड लेके जा रहा है? Unfiltered blood, ठीक है। वो फिल्टर होके रीनल वेन से बाहर निकलेगा।
सो एफरेंट आर्टरी विच इज कैरिंग अनफिल्टर्ड ब्लड, कहीं कहीं पे एफरेंट आर्टरी का डायरेक्ट कनेक्शन है टू दी पीटीसी। ठीक है, मतलब ये जो इट बाईपासेस दिस सर्कुलेशन, ये दो चीज को बाईपास करता है, फिल्ट्रेशन असेंबली को बाईपास करता है, ग्लोमेरुलस को बाईपास करके एफरेंट आर्टरी को बाईपास करके। ठीक है, सो बाईपास करके वो डायरेक्टली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क को जाता है। सो दैट बाईपास, दैट शंट इज कॉल्ड एज लडविग्स शंट। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या है? लडविग्स शंट इज बिटवीन एफरेंट एंड पीटीसी या इफरेंट एंड पीटीसी। देखो बेटा, इफरेंट एंड पीटीसी के बीच में लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज जो इफरेंट में जाएगा वो पीटीसी में जाएगा ही। सो देयर इज नो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात ही नहीं है। ठीक है, एफरेंट से डायरेक्टली जो अनफिल्टर्ड ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क को जाएगा, बाईपासिंग द फिल्ट्रेशन असेंबली इज कॉल्ड एज लडविग्स शंट। ठीक है बेटा, सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द किडनी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ के टॉपिक वाइज टेस्ट में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो अब तक हमने कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद रीनल फिजियोलॉजी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, पढ़ाई करो। ठीक है, एंड हैव अ गुड टाइम, स्टे होम।